Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter India on the eve of British conquest, and we are going to start with topic socio-economic conditions during 18th century. आपको टॉपिक का नाम सुनकर लग रहा होगा दैट इसका जो इम्पोर्टेंस है इट लाइज इन मेंस, बट आई एम टेलिंग यू इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल. तो हम देखते हैं 18th सेंचुरी में एक्चुअली में सिचुएशन क्या थी. अगर आप बात करें इकोनॉमी, कल्चर या सोशल सोसाइटी की बात करें तो पेस ऑफ प्रोग्रेस जो था वो काफी लो था. सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी. एक सोसाइटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट इस वक्त देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे लग्जरी थी, रिच लैविश जीवन जी रहे थे. दूसरी तरफ मासेस थे जो कि आप देखेंगे पॉवर्टी में थे, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी थी यहाँ पर, राइट. तो एक कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलता है. तो मासेस की हालत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टिल एक बोल्ड स्टेटमेंट आपकी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है जो कि एक्चुअली सच है कि 18th सेंचुरी में जो मासेस की हालत थी वो बुरी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी हालत उनकी हो गई थी 100 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल के बाद. तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश रूल किस तरीके का इम्पैक्ट करके गया था इंडियन सोसाइटी पे. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो टेक्निकली इट वाज बैकवर्ड. ठीक है. हार्ड लेबर ऑफ यहाँ पे आपको पेजेंट्स मिलने दिख रहा था. जो एग्रीकल्चर चलता था वो बिकॉज ऑफ हार्ड लेबर ऑफ पेजेंट्स चलता था. लेकिन ये जो पेजेंट्स हैं जो इतना लेबर डाल रहे थे उनको इसका रिटर्न बहुत कम मिलता था. जब भी मिलता था तो बहुत कम मिलता था, राइट. और आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर पूरी सोसाइटी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन पेजेंट्स को उसका रिवॉर्ड बहुत ही कम, मिजरेबली इनएडिकेट मिल रहा था. ठीक है. क्यों? इसका रीजन आप देखेंगे. रीजन ये था कि ऑफ कोर्स एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ पेमेंट इनको करनी पड़ रही थी जमींदार्स को, जागीरदार्स को, रेवेन्यू फार्मर्स को, राइट. और जो ये सिचुएशन है ये वर्स हो गई अंडर ब्रिटिश रूल. ओके. देखते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट था. ट्रेड एंड इंडस्ट्री की अगर आप बात करें, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट था इंडिया. ठीक है. हैंडीक्राफ्ट्स में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में. और इंपोर्ट जो है लार्ज स्केल नहीं था, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट था हैंडीक्राफ्ट्स में भी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी. तो इंडिया डिड नॉट नीड टू इंपोर्ट फॉरेन गुड्स, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो हमारे जो प्रोडक्ट्स थे लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, हाई डिमांड. कहाँ पर डिमांड थी इनकी? फॉरेन में, फॉरेन मार्केट्स में. इसलिए एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा थे इंपोर्ट से, राइट. इंपोर्ट क्या करते थे हम उस वक्त? वी यूज टू इंपोर्ट सिल्वर एंड गोल्ड. 18th सेंचुरी में इंपोर्ट में हम देख रहे हैं सिल्वर एंड गोल्ड. इसलिए इंडिया वाज नोन एज सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स. ओके. अब हम देखते हैं, अगर हमने इतना देख ही लिया है कि हम सिल्वर और गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे थे, तो हम देख लेते हैं और क्या मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे थे. ठीक है. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे थे टी, शुगर, पोर्सिलीन, राइट. तिब्बत
इवन सिल्क भी इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, टी, शुगर, पोर्सिलीन एंड सिल्क। तिब्बत से हम क्या इंपोर्ट कर रहे थे? गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ। अफ्रीका से अगर आप देखें तो वी वर इंपोर्टिंग आइवरी एंड ड्रग्स। यूरोप, वुलन क्लॉथ, आयरन, पेपर, लेड, कॉपर, ठीक है। चाइना से हमने क्या क्या इंपोर्ट किया था 18th सेंचुरी में? टी, शुगर, पोर्सिलीन, सिल्क। तिब्बत से हमने क्या इंपोर्ट किया था? गोल्ड, मस्क, वुड, वुलन क्लॉथ। अफ्रीका से आइवरी एंड ड्रग्स। यूरोप से वुलन क्लॉथ, आयरन, पेपर, लेड, कॉपर, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो पर्शियन गल्फ रीजन से भी हम इंपोर्ट्स करते थे, और यहां से हम लाते थे पर्ल्स, रॉ सिल्क, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, वुल, रोज वाटर, राइट। अरेबिया की बात करें, कॉफी, गोल्ड, ड्रग्स, हनी, राइट। तो ये सब चीजें थी जो हम इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट में इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी आपसे पूछ चुकी है, दोबारा भी पूछेगी, तो आपको पता होना चाहिए। आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स में रॉ सिल्क था, सिल्क फैब्रिक्स थे, कॉटन टेक्सटाइल्स, ये तो आपको पता ही होगा, इंडिगो, सॉल्ट पेटर, ओपियम, राइट, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर, अदर स्पाइसेस, ड्रग्स, स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछ चुका है यूपीएससी, आपको पता होना चाहिए। ओपियम, सॉल्ट पेटर, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर, अदर स्पाइसेस, ड्रग्स, इंडिगो, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क फैब्रिक, रॉ सिल्क, स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल की अगर आप बात करें, टेक्सटाइल के सेंटर्स इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में कहाँ देखने को मिलते थे? ढाका, पटना, सूरत, ये तो अभी भी आपको कुछ कुछ इनमें जगहें पता होंगी, चंदेरी, राइट, वाराणसी, ऑब्वियसली, लखनऊ, ऑब्वियसली, राइट, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, ब्रोच, मुल्तान, लाहौर। इनमें से लखनऊ, वाराणसी, चंदेरी, सूरत, लाहौर, अहमदाबाद, ये सब तो अभी भी आपको पता ही होगा टेक्सटाइल में इनका रोल, राइट। जौनपुर, बुरहानपुर, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, मदुरई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेंटर यहाँ पे था ऑफ वुलन मैन्युफैक्चरर्स, तो वुलन मैन्युफैक्चरर्स का सेंटर कहाँ होगा? कश्मीर में था, राइट। अगर हम शिप बिल्डिंग की बात करें तो ये इंडस्ट्री महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल में आपको देखने को मिल रही थी। ऑल्सो केरला में आप देखेंगे कैलिकट, क्यूलॉन, जमूरिन ऑफ कैलिकट जो थे, ही यूज्ड मुस्लिम कुंजली मराकर्स फॉर हिज नेवी। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने जब जमोरिन के बारे में पढ़ा है तो एक कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल आया था, तो मैंने उसकी रिप्लाई में आपको बताया था, अगर आप देख सकते हैं, जब हम पोर्चुगीज़ कर रहे थे वहाँ पर। तो जो जमोरिन ऑफ कैलिकट थे वो
मराइकार्स जो थे, जो कि मुस्लिम्स थे, उन्हें नेवी में यूज करते थे। ओके। शिवाजी भोसले की अगर हम बात करें तो इनकी नेवी ने एक डिफेंस, एक गुड डिफेंस दिखाया था अगेंस्ट पोर्चुगीज। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, आप बोल, उसमें बिपिन चंद्रा में ये लिखा हुआ है कि जो यूरोपियन कंपनीज थी, दे बॉट मेनी इंडियन मेड शिप्स फॉर देयर यूज। ओके। अगर हम देखें स्टेटस ऑफ एजुकेशन, तो देखेंगे आप एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल था। ऑफ कोर्स रैपिड डेवलपमेंट्स ऑफ द वेस्ट जो है उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा था। लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक यहीं तक सीमित था। टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, नेचुरल साइंस जो है वो हमारे 18th सेंचुरी एजुकेशनल सिस्टम का पार्ट नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल था, लिटरेचर था, लॉ था, रिलीजन था, फिलोसफी था, लॉजिक था, लेकिन क्या नहीं था? फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड जियोग्राफी। ठीक है। ओवर रिलायंस था ऑन एंशियंट स्टडीज। इतना ओवर रिलायंस था ऑन एंशियंट स्टडीज की न्यू थॉट को पनपने की जगह नहीं थी। न्यू थॉट, ओरिजिनल थॉट वाज ऑलवेज डिस्करेज्ड। ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर आप बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन बोथ हिंदूज और मुस्लिम्स में वाइड स्प्रेड थी। ठीक है। जैसे कि अगर आप हिंदू स्कूल्स, एलिमेंट्री स्कूल्स की बात करें तो वो थे पाठशालास, और मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल्स की बात करें तो वो थे मकतब्स। ठीक है। अगर आप बात करें लोअर कास्ट, तो लोअर कास्ट के बच्चे समटाइम्स दे यूज टू अटेंड स्कूल्स, लेकिन फीमेल अगर आप प्रेजेंस बोलें तो बहुत ही रेयर था एजुकेशन में। राइट। इसके अलावा ये क्या है, अगर वर्ड आ गया चतुष्पति और तोल्स, इसका क्या मतलब है? बिहार एंड बंगाल में ये वर्ड यूज किए जाते हैं सेंटर्स फॉर हायर एजुकेशन के लिए। चतुष्पति एंड तोल्स। ठीक है। फेमस सेंटर्स अगर आप बात करें हायर एजुकेशन के लिए तो संस्कृत के लिए काशी, तिरहट विच इज मिथिला, नाइडा, नाइदिया एंड उत्कल। ठीक है। मद्रसास थे जहाँ पे आपको पर्शियन एंड अरबिक पढ़ाई की जाती थी लैंग्वेज में। राइट। अजीमबाद इन पटना इंपॉर्टेंट सेंटर था। राइट। यहां से मुझे ऐसा लगता है कि यू मस्ट नो दिस, दैट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आर एजुकेशन। राइट। मराइकर्स कौन थे आपको पता होना चाहिए। राइट। एक्सपोर्ट्स हमारे सारे आपको पता होने चाहिए। इंपोर्ट्स थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। राइट। नाउ लेट अस सी सोसाइटल सेटअप 18th सेंचुरी में कैसा था। देयर वर मेनी कास्ट्स एंड मेनी सेक्ट्स। आउटलुक जो है वो आप देखेंगे ट्रेडिशनल था इस वक्त सोसाइटी का, और एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है आपको सोसाइटी में। ब्रॉड कल्चरल यूनिटी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन स्टिल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, ट्राइब, लैंग्वेज ये भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है।
फैमिली सिस्टम अगर आप देखें, कल्चरल यूनिटी तो है, कल्चरल यूनिटी सर्टेन डिग्री की आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। पीपल वर डिवाइडेड बाय कास्ट, रिलीजन, रीजन, ट्राइब एंड लैंग्वेज। फैमिली सिस्टम जो है पेट्रियाकल था मोस्टली। कास्ट जो है सेंट्रल फीचर था हिंदू लाइफ का। 4 वर्णस के अलावा न्यूमरस सबकास्ट आपको देखने को मिलेगी, राइट। चॉइस ऑफ प्रोफेशन वाज मेनली डिटरमाइंड बाय कास्ट, राइट। चॉइस ऑफ प्रोफेशन वाज गाइडेड बाय कास्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। लेकिन एक्सेप्शंस भी बहुत थे, ठीक है। इसलिए कास्ट जो है वो बहुत फ्लूइड आप बोल सकते हो इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ओके, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर आप पंचायत्स की बात करें तो कास्ट काउंसिल एंड पंचायत्स जो है वो एनफोर्स करते थे कास्ट नॉर्म्स को, रेगुलेशंस को। इवन इस्लाम भी डिवाइडेड था कास्ट, रेस, ट्राइब, स्टेटस में, ठीक है, ओके। जैसे कि शरीफ मुस्लिम्स, यानी कि वो थे नोबल्स, स्कॉलर्स, राइट, प्रीस्ट्स, ओके। अजलफ, these were Muslims of lower class, right. शरीफ जो है वो यूजुअली दे यूज टू लुक डाउन अपॉन द लोअर क्लास एट दैट टाइम, ओके। रिलीजियस कन्वर्जन्स भी उस वक्त होते थे, एंड जो कास्ट है वो एक मेजर डिवाइसिव फोर्स था। इसके बाद हम पोजीशन ऑफ वुमेन देखने की बात करें। आप समझो कि मैं आपको कहाँ पे आई एम टेकिंग अ पॉज when you know that there are words probably many of you do not know, वहां पे मैं पॉज लेती हूँ ताकि आप इंटरनलाइज करें इन वर्ड्स को, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं। पेट्रियार्कल सेटअप था एक्सेप्ट सम ग्रुप्स। कहाँ पे होंगे ये ग्रुप्स? केरला। केरला में कुछ ग्रुप्स थे जो मेट्रियार्की फॉलो करती थी। वुमेन हैड लिटिल इंडिविजुअलिटी ऑफ देयर ओन, एक्सेप्शंस ऑब्वियसली हर जगह थे। अपर क्लास वुमेन जो है वो घर पे रहती थी, लोअर क्लास वुमेन जो है वो फील्ड पे काम करती थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अपर क्लास वुमेन जो है दे यूज टू स्टे एट होम, लोअर क्लास वुमेन जो है दे यूज टू वर्क इन फील्ड, राइट, सप्लीमेंटिंग द फैमिली इनकम। पर्दा, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, ये सब भी एग्जिस्ट करती थी, राइट। इसके अलावा आगे तो हम देख चुके हैं कि कैसे नेक्स्ट 8th चैप्टर में कि कौन सी सती प्रथा और उसके अगेंस्ट कौन कौन खड़ा हुआ, तो उस डिटेल में हम इस चैप्टर में नहीं जाएंगे। बट हमें ये पता होना चाहिए कि डाउरी वाज वाइड स्प्रेड स्पेशली इन बंगाल एंड राजपूताना, राइट। दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, आम्बेड के, ओके, एंड मराठा जनरल परशुराम भाऊ। ये दोनों पर्सनालिटीज के नाम आपको इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि ये ट्राई कर रहे थे टू प्रमोट विडो रीमैरिज, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे, सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं थी। सो राजा सवाई जय सिंह एंड मराठा जनरल परशुराम भाऊ किस लिए है ये फेमस? फॉर प्रमोटिंग विडो रीमैरिज। स्लेवरी पे आते हैं, राइट।
यूरोपियन ट्रैवलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि 17th सेंचुरी में आए, वो उन्होंने रिपोर्ट किया वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है, ये वाइड स्प्रेड जो स्लेवरी है उसका रीजन ये माना जाता है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ होगा, फैमिन्स हुए होंगे, नेचुरल कैलामिटीज, एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसकी वजह से स्लेव्स और स्लेवरी प्रेवलेंट थी। ठीक है, राइट। बट ये ऑब्वियसली दिस इज अकाउंट्स किसके हैं, ये जो यूरोपियन ट्रैवलर्स आए थे, राइट। जनरली हाई कास्ट जो थे दे केप्ट वुमेन स्लेव फॉर डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, लेकिन अगर आप स्लेव्स की कंडीशन इंडिया में बात करें तो ऑब्वियसली बेटर थी उनकी काउंटर पार्ट्स ऑफ यूरोप से। यूरोप में जो स्लेव्स की उनकी कंडीशंस बहुत बुरी थी, इंडिया में स्लाइटली बेटर थी। बट ऑफ कोर्स ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। दिस इज स्लेव्स तो स्लेव्स होते हैं, तो स्लेवरी जो है वो यहाँ पर थी, राइट। स्लेव्स जो है वो दे वर यूजुअली ट्रीटेड एज हेरिडिटरी सर्वेंट्स। ओके, तो हेरिडिटरी सर्वेंट्स की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। मैरिज जो है वो अमंग स्लेव्स होती थी। मैरिज टुक प्लेस अमंग स्लेव्स एंड जो ऑफस्प्रिंग होता था कमिंग आउट ऑफ वेडलॉक, उसे फ्री सिटीजन कंसिडर किया जाता था। ठीक है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है आउट ऑफ वेडलॉक तो उसे फ्री सिटीजन कंसिडर किया जाता था, वो स्लेव नहीं होता था। लेकिन यूरोपियंस के आने के बाद क्या हुआ, यूरोपियंस के आने के बाद ये जो स्लेवरी है और स्लेव ट्रेड है ये हाइटन हो गया इंडिया में। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं दे स्टार्टेड परचेजिंग स्लेव्स फ्रॉम द मार्केट ऑफ बंगाल, असम, बिहार, और उन्हें यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट वो ले जाने लगे। ठीक है, एबिसिनियन स्लेव्स को बेचा जाता था इन सूरत, मद्रास, कैलकटा एक्सेट्रा। ओके, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। The decline of imperial Mughals forced talented people to seek patronage of newly established state courts like Hyderabad, Lucknow, Jaipur, Murshidabad, Patna, Kashmir, etc. Obviously, अब मुस्लिम्स का डिक्लाइन हुआ है, तो जो ये आर्टिस्ट्स हैं, बेसिकली ये जो क्लास है जो आर्ट फॉर्म्स में एंगेज्ड है, वो जाती थी पेट्रोनेज लेने के लिए कहाँ पर, जो न्यूली एमर्ज्ड आपके स्टेट कोर्ट्स थे हैदराबाद में, लखनऊ में एक्सेट्रा। अगर आप लखनऊ की बात करें, ठीक है, तो लखनऊ में आप देखेंगे असफ उद्दौला ने बनाया था बड़ा इमाम बारा। ठीक है, राइट। कब बना था, 1784 में। सवाई जय सिंह की अगर आप बात करें, सवाई जय सिंह ने पिंक सिटी को बनाया था, जयपुर, ऑफ कोर्स जयपुर पिंक सिटी। एंड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस उन्होंने बनाए एट दिल्ली एंड जयपुर एंड मथुरा, उज्जैन, वन मोर इज देयर इन बनारस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बनाए थे कहाँ पे, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एंड बनारस में। ठीक है, एक टाइम टेबल भी उन्होंने बनाया, ठीक है, कॉल्ड जिज मोहम्मद शाही। ये टाइम टेबल क्यों बनाया गया था, जिज मोहम्मद शाही क्यों बनाया गया था, ताकि लोग एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई कर पाए। ठीक है, साउथ में आप देखेंगे पद्मनाभपुरम पैलेस अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। जिज मोहम्मद शाही आपको पता होना चाहिए, इट्स अ कैलेंडर, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए।
राइट? किसने बनाया वो भी पता होना चाहिए। न्यू स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स जो है वो अभी बॉर्न हो रही हैं। कौन सी पेंटिंग्स है ये? राजपूताना एंड कांग्र। ठीक है। ऑब्वियसली ग्रोथ ऑफ उर्दू लैंग्वेज अभी देखने को